संधान ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. नमस्कार. आज हम सब भारतीय आर्य भाषा के विषय में थोड़ा समझेंगे. हम लोग जानते हैं कि भारूपी भाषा परिवार की बात अभी कुछ समय पहले ही हो गई और भाषा की दृष्टि से यदि हम देखें तो भास धातु से भाषा की उत्पत्ति हुई और इस भास धातु का अर्थ है चमकना या प्रकाशित करना. मतलब भाषा के माध्यम से जो हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको विचार विनिमय के द्वारा दूसरों को प्रदान करके अपने भी समझकर जब हम बोलते हैं ज्ञानार्जन करके बालकों के लिए उपयोगी हो ऐसा कहते हैं तो ये इसका मतलब कि हम अपने व्यक्तित्व को प्रकाशित करते हैं. भाषा वैज्ञानिक आचार्य दंडी ने भी कहा है वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते, कि वाणी से ही संसार का व्यवहार चलता है. इन सब बातों को चिंतन केंद्र में रखकर आज भारतीय आर्य भाषा परिवार की चर्चा होगी. इस परिवार के अंतर्गत आधुनिक भाषा में कई भाषाएं आती हैं, यथा सिंधी, गुजराती, लहंदा, पंजाबी, मराठी, उड़िया, बंगला और असमिया, और अंत में हिंदी भाषा के भी समावेश इसमें है. इसलिए आज हमने ये देखा कि 10 भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं. यदि इन सबको ध्यान में रखकर हम सिंधी भाषा के बारे में कुछ जानना चाहें तो हम देखते हैं कि सिंधी सिंध प्रदेश की भाषा है और ऐसे समूचे भारत में सिंधी लोग पाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली, अजमेर, कच्छ और मुंबई में इनकी जनसंख्या अधिक है. सिंधी सिंध में भी बोली जाती है. सिंध नदी के तटवर्ती प्रदेश में सिंधी लोग ज़्यादा बसे हुए हैं. भारत में कच्छ में भी सिंधी खूब अच्छे प्रमाण में रहते हैं और इसकी बोली जो है, बोलियों की दृष्टि से देखें तो बिचौली, सिराइकी सिंधी आदि इसकी बोलियां हैं. गुजराती से यह भाषा मिलती जुलती है. अधिकतर कच्छ के आसपास के गुजराती भाषाभाषी इस भाषा को जानते भी हैं. और संबंध की दृष्टि से देखें तो सिंधी भाषा का संबंध वाचड़ अपभ्रंश से है. तो जो इसकी ऐतिहासिकता हुई ये हमने जाना. अब मैं ये चाहूँगी कि इसके कुछ उदाहरण राजेंद्र भाई प्रस्तुत करें. राजेंद्र भाई. सिंधी गुजरात में भी बोली जाती है. भारत के हर एक प्रदेश में सिंधी लोग रहते हैं और सिंधी बोलते हैं. हालांकि वो गुजराती भी अच्छी बोल लेते हैं. हम कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, सिंधी में कहते हैं छा खपे. हम कहते हैं ले लीजिए, वो कहते हैं खणी गिन्नो. सिंधी और कच्छी दोनों मिलती जुलती भाषाएं हैं. उसके बाद हम जब कच्छी में चर्चा करेंगे तो कच्छी में कच्छी और सिंधी का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे. सिंधी के बाद भाषा आती है लहंदा.
मैं मालती देवी से निवेदन करूंगा कि लहंदा के बारे में उनसे पहले कुछ वर्गीकरण हुआ है भाषाओं का, उनके बारे में प्रकाश करेंगे। इन भाषाओं के वर्गीकरण के बारे में विदेशी विद्वानों की दृष्टि से देखें तो हार्नले, और भारतीय विद्वान में धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, इन लोगों ने अच्छा प्रकाश डाला है। इतना ही नहीं, ग्रियर्सन ने भी और सुनीत कुमार चटर्जी ने भी पूरे समूचे भारत की भाषाओं पर, विशेषकर आर्य भाषाओं पर अच्छा इन्होंने प्रकाश डाला है और हमें बताया है। इस दृष्टि से भाषाओं के वर्गीकरण को हार्नले ने अपनी पुस्तक द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द गौडियन लैंग्वेजेस में 4 विभागों में विभक्त किया है: पूर्वी गौडियन, पश्चिमी गौडियन, उत्तरी गौडियन और दक्षिणी गौडियन। तो इस तरह से ये सभी भाषाएं लगभग इन्हीं के अंतर्गत आ जाती हैं। अभी अभी राजेंद्र भाई ने कहा कि हम लहंदा के बारे में कुछ कहें। लहंदा जो पंजाब की एक दूसरा नाम है और इसका अर्थ होता है पश्चिमी, सूर्यास्त अथवा उतरता। तो ये भाषा जो है पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान में बोली जाती है। भारतवर्ष में भी पंजाब में इसको बोलने वाले हैं, इसको पश्चिमी पंजाबी भी कहते हैं। लहंदा जो है, इसमें लोक साहित्य का खूब अध्ययन हुआ है, लोक साहित्य का इसमें प्रचार प्रसार भी खूब हुआ है और इसकी लिपि जो है वह फारसी लिपि है। इस तरह से लहंदा का प्रचार भारत में तो है ही, लेकिन भारत के बाहर पाकिस्तान में भी है। हम देखते हैं कि लहंदा भाषी बड़े परिश्रमी होते हैं और इस भाषा को बड़े मन से पढ़ते हैं, उसके साहित्य को मन से पढ़ते हैं। इसलिए यह भाषा अपने ढंग से यह विकास कर रही है। मैं यहाँ कुछ जोड़ना चाहूँगा। आपने कहा सिंधी भाषा, तो सिंधी शब्द का संबंध सिंधु से है। नदी के तटवर्ती भूमि में वो प्रयुक्त होती है। सिंधी प्रायः कच्छी, बम्बई, अजमेर आदि प्रदेशों में बोली जाती है। चीनी मुसाफिर युआन चांग ने सिंधी भाषा का अपनी यात्रा में वर्णन किया था। तो ये बताते हैं कि सिंधी भाषा पुरानी भाषा है। और इसके लहंदा के बाद हम पंजाबी भाषा को लेंगे जो पंजाब में बोली जाती है। हमारी तीसरी भाषा जो पंजाबी है, आर्य भाषा के अंतर्गत, उसे हम देखेंगे। उसके अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि 5 नदियों का जहाँ समन्वित रूप हम देखते हैं, मतलब सतलज, व्यासा, रावी, झेलम और चनाव, इन 5 के बीच में बसा देश पंजाब। तो पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, जो पंजाब 5 नदियों के बीच में बसा हुआ है और बहुत ही समृद्ध राज्य है। यहाँ पंजाबी भाषा को हम लिपि की दृष्टि से देखें तो महाजनी, गुरुमुखी, शारदा और उर्दू लिपियाँ इसके लिए प्रयुक्त होती हैं। पंजाबी भाषा का भी लोक साहित्य लहंदा की तरह बहुत ही संपन्न है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी भोलानाथ तिवारी ने कहा कि 1932 में पंजाब विश्वविद्यालय में एक शोध का कार्य उन लोगों ने किया और इस निष्कर्ष पर विश्वविद्यालय के भाषा वैज्ञानिकों ने एक निष्कर्ष निकाला कि यह भाषा सबसे पुरानी है। आज भी उसमें प्राकृत के शब्द जैसे सत्य, अठ, कम, गड्डी, जिसका हिंदी रूपांतर करें तो 7, 8, काम और गाड़ी भी प्रचलित है। तात्पर्य है कि प्राकृत भाषा का उपयोग आज भी इस भाषा में खूब होता है और इस भाषा का संबंध लहंदा की तरह ही कैकय अपभ्रंश से है।
अब इसके बाद की भाषा जो है वो मैं राजेंद्र भाई से अनुरोध करती हूँ जी, और मालती पंजाबी देवी। का भी कुछ उदाहरण दें और इसके बाद की भाषा जरूर। का कहें। लहंदा का अर्थ पश्चिम होता है। लहंदा को पश्चिमी भी कहते हैं। पंजाब के पश्चिम भाग में लहंदा भाषा बोली जाती है। प्राचीन काल में उसे मुल्तानी भी कहते थे। लहंदे दी बोली, ये दी जो प्रत्यय है वो षष्ठी विभक्ति पंजाबी से हैं। पंजाब में ज़्यादातर मैनू फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए बोला जाता है। पंजाब की प्रमुखतः लिपि जो हैं वो गुरुमुखी हैं। पूरे भारतवर्ष में सिखों के गुरुद्वारा हैं और गुरुद्वारे पर जो भाषा लिखी है वो उनकी लिपि गुरुमुखी है। गुरु नानक देव जी ने जो गुरु ग्रंथ साहब की रचना की, उनमें प्रमुखतः हिंदी कवियों की रचनाओं का स्वीकार किया है। जयदेव, कबीर साहब। अब पंजाबी में बहुत से साहित्य की रचना हुई है, इसलिए पंजाब को भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। वहाँ का एक लोकगीत मैं आपको बताना चाहूँगा कि काला सा काला कालई ही सरदार गोणी अणुगफा करो। हर एक भाषा की बोलने की अपनी एक लढ़न इंटोनेशन होती है। पंजाबी लोग जब हिंदी बोलते हैं या अन्य भाषा बोलते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये पंजाबी है। जैसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग वो ड पर ज़्यादातर भार देते हैं। सत श्री अकाल, वैसे तो वो हम जैसे सुप्रभात बोलते हैं वो सत श्री अकाल से बोलते हैं। गुरबानी आप बहुत से कार्यक्रमों में प्रसारित होती है, वो पूरी पंजाबी में होती है। पंजाबी में आज पंजाब की कई चैनलें चल रही हैं और कोई भी भाषा को समझना हो, सीखना हो तो सबसे अच्छी बात यह है आप उन प्रदेश में जाइए। न केवल भाषा, आपको वहाँ जाने से फ़ायदा क्या होगा, वहाँ के लोग, वहाँ के त्योहार, वहाँ के पहनावे, रीति रिवाज, बोलने का ढंग, उनका भी आपको परिचय मिलता है। पंजाबी के बाद आती है मराठी, गुजराती लेंगे हम उनसे पहले। और गुजरात की भाषा तो आप सब परिचित है, गुजरात में बोली जाती है। मैं मालती देवी से निवेदन करूंगा कि गुजराती और उनकी बोलियों के बारे में बताएं। ठीक है राजेंद्र भाई, अब मैं गुजराती के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। गुजराती भाषा तो मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि मुझे इतनी मधुर लगती है और एक हिंदी भाषी के नाते जब मैंने गुजराती सीखना शुरू किया तो मुझे लगता था कि इसमें तो काफ़ी समानता है और इस समानता को ध्यान में रखकर जल्दी जल्दी शब्द भी हमें आने लगे। गुजरात को हम यदि देखें तो गुर्जर भाषा से, गुर्जर लोगों से इसका संबंध है। ये भारत में पंजाब और राजस्थान के माध्यम से आए और फिर धीरे धीरे जब यहाँ इनको त्राण मिला, इनको रक्षण मिला, इन गुर्जर लोगों को, तो ये यहाँ पर बस जाना इन्होंने उचित समझा और यहाँ बस गए और इन्हें लगा कि यहाँ पर रहकर इस भाषा का अधिक से अधिक हम प्रचार करें, अधिक से अधिक इसमें लेखन करें, इसमें काम करें। और इस तरह से हमारे प्राचीन गुजरात के कवियों ने, चाहे नरसिंह मेहता कहिए, चाहे मीराबाई कहिए या तो अक्खा कहिए, तो इस तरह से इन प्राचीन लेखकों ने इस भाषा के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। उस समय के कुछ शिलालेखों में भी गुर्जरता और गुर्जर शब्द को पाया गया है। तो इस तरह से प्राचीन कवियों ने और आज आधुनिक कवियों और साहित्यकारों ने, लेखकों ने भी इसको काफ़ी आगे बढ़ाया है।
जैसे आधुनिक साहित्यकारों का नाम लें तो उमाशंकर जोशी हैं, डॉक्टर चंद्रकांत सेठ हैं, डॉक्टर चंद्रकांत मेहता हैं, राजेंद्र शाह जो अब नहीं रहे, कविता बहुत अच्छी लिखते थे। तो इस तरह से उस परंपरा में आज भी गुजराती साहित्यकार इस भाषा की संपन्नता में चार चांद लगाने के लिए हर क्षण अति परिश्रम कर रहे हैं। और यहाँ यह भाषा इतनी अच्छी है, व्याकरण की दृष्टि से भी, भाषा की दृष्टि से भी, साहित्य की दृष्टि से भी और लोक साहित्य की दृष्टि से भी, कि इसमें अधिक से अधिक लोग जो बाहर से आए हैं, अन्य राज्यों से आए हैं, वो भी इसे बोलना पसंद करते हैं। उन्हें जल्दी से भाषा आ जाती है, क्योंकि गुजराती हिंदी भाषा से काफ़ी मिलती जुलती है। अब इनकी बोलियों को यदि हम देखें तो इसमें झालावाड़ी, सुरती, सौराष्ट्री, कच्छी, काठियावाड़ी, चरोतरी आदि इसकी विविध बोलियां हैं। भीली बोली भी इसके अंतर्गत है, जो सूरत के आसपास, वलसाड़ के आसपास बोली जाती है। सूरत में वेरछी में खानदेसी बोली भी गुजरात की काफ़ी जानी मानी है, जो महाराष्ट्र के नज़दीक होने के कारण उस पर मराठी का असर है। इस तरह से हम देखते हैं कि गुजरात की बोलियां भी बड़ी समृद्ध हैं। अब मैं चाहूँगी कि सौराष्ट्री बोली के बारे में कुछ अलाजीन भाई कहें। अवश्य। गुजरात की भाषा को सबसे पहले समृद्ध किया, जिसे हम आदि कवि कहते हैं, नरसिंह मेहता ने। सबसे पहले कवि नरसिंह मेहता को माना जाता है और गद्य के पिता नर्मद को माना जाता है। नरसिंह मेहता के प्रभातिया सुबह में, जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम पे अभंग गाए जाते हैं, आज सौराष्ट्र के 6 जिले में और पूरे गुजरात में आप कहीं पर जाए